नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं पारस सर आज आप लोगों के लिए बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए आप सभी लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखना, ताकि आपको हर क्वेश्चन समझ में आ जाए। और यदि आपको इनके आंसर पहले से पता है तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? बुद्धि परीक्षण में एक 16 वर्षीय बच्चा 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु क्या होगी? देखिए, बच्चे की उम्र कितनी है? 16 वर्ष है। अर्थात यह बच्चे की वास्तविक आयु कितनी है? बच्चे की वास्तविक आयु 16 वर्ष है और बच्चा 75 अंक प्राप्त करता है। इसका मतलब है बच्चे की बुद्धि लब्धि कितनी है? 75। अब हमें वो फार्मूला यूज करना है। कौन सा? हमें ये फार्मूला यूज करना है। बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु भाग में वास्तविक आयु और गुणित 100। इसमें क्या है? बच्चे ने 75 अंक प्राप्त किए, मतलब बच्चे की बुद्धि लब्धि कितनी है? 75। तो क्या हो जाएगा? 75 बराबर मानसिक आयु को हमने मान लिया x है और वास्तविक आयु कितनी थी? 16। तो हमने 16 लिख दिया यहाँ पर और गुणित 100। अब क्या होगा? देखिए क्या होगा। 4 चौके 16 और 4 25 हम 100। हमने 4 से 16 को काट दिया और 4 से 100 को काट दिया। अब जो यहाँ पर 4 हैं, 4 यहाँ पर क्या है? भाग में हैं। तो हमें 4 को इस साइड ले आएंगे तो 4 गुणा में पहुँच जाएंगे और 25 हैं गुणा में, तो 25 आ जाएंगे। जब इस साइड आएंगे तो भाग में। अर्थात क्या है? 75 गुणित 4 हो जाएगा और 25 यहाँ पर भाग में आ जाएगा और इस साइड बचेगा केवल x। अब क्या होगा? देखिए 75 गुणित 4 बटे 25। तो हमने क्या किया? 25 से कम 25 और 25 दिया 75। हमने 75 को 25 से काट दिया तो बचा 4 और 3। तो 4 और 3, 4 गुणित 3 हो जाएगा हमारा 12। अर्थात बच्चे की जो मानसिक आयु है वो है 12 वर्ष। ठीक। प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। कहा गया है शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर छात्र यदि घर आकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा का इजहार करता है तो वह किसका उदाहरण बनता है? तो यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। तो भाई यहाँ पर जो राइट आंसर हमारा है वो होगा विस्थापन। कई बार क्वेश्चन आया है, इसको आप जरूर ध्यान रखना। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ भी इसको शेयर अवश्य करें। सृजनशीलता की पहचान हेतु किसने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया? यहाँ पर ऑप्शन है मैरीफील्ड, टोरेंस, कोल एवं ब्रूस या फिर कैंट। तो देखिए, सृजनशीलता की पहचान हेतु सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया था टोरेंस ने। कब किया था? 1971 में इन्होंने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। जब व्यक्ति का एक परिस्थिति का अधिगम दूसरी परिस्थिति में उसके सीखने तथा निष्पादन को प्रभावित करता है तो उसे क्या कहा जाता है? चिंतन, स्मृति, अधिगमंत्रण या फिर बौद्धिक विकास। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हमारा है वो हो जाएगा, उसे कहा जाता है अधिगम अंतरण। ध्यान रखना, जब व्यक्ति का एक परिस्थिति का अधिगम दूसरी परिस्थिति में उसके सीखने तथा निष्पादित करने को प्रभावित करता है तो उसे अधिगम अंतरण कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। जी बालस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण होता है उद्भवन, उद्भासन, मूल्यांकन या फिर उपक्रम। बताएं यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखना साथियों, जी बालस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन के 4 चरण होते हैं। पहला चरण होता है उपक्रम। पहला चरण कौन सा होता है? उपक्रम। और दूसरा होता है उद्भवन और तीसरा चरण होता है उद्भासन और चौथा चरण होता है मूल्यांकन। ठीक है, ये चारों चरण ध्यान रखना। पहला उपक्रम, दूसरा उद्भवन, तीसरा उद्भासन और चौथा मूल्यांकन। तो यहाँ पर बात हुई है प्रथम की, तो पहला है हमारा उपक्रम। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। सीखने में पलायन आधारित है। ऑप्शन है
सकारात्मक पुनर्वलन पर, नकारात्मक पुनर्वलन पर, विलंबित पुनर्वलन पर या फिर पुनर्वलन की निष्क्रियता पर। बताएं यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए सीखने में जो पलायन है यह आधारित है नकारात्मक पुनर्वलन पर। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। देखिए यदि विद्यालय में बच्चों को कठोर दंड दिया जाएगा तो बच्चा या तो विद्यालय आएगा ही नहीं या फिर कभी कभी आएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। ईरोस शब्द संबंधित है मोस्ट इम्पोर्टेंट जीवन मूल प्रवृत्ति से, मरण मूल प्रवृत्ति से, भय मूल प्रवृत्ति से या फिर प्राकृतिक मूल प्रवृत्ति से। बताएं यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। तो साथियों आप लोग ध्यान रखना, सिगमंड फ्राइड ने मूल प्रवृत्तियों को 2 भागों में बांटा है। पहला है हमारा जीवन मूल प्रवृत्ति और दूसरा है मृत्यु मूल प्रवृत्ति। तो जो जीवन मूल प्रवृत्ति हैं, ठीक है, तो जीवन मूल प्रवृत्ति को कहा जाता है इरोस। ठीक है, इसको इरोस कहा जाता है। और मृत्यु मूल प्रवृत्ति या कहा जाए मरण मूल प्रवृत्ति, इसको कहा जाता है थैनाटोस। इसको थैनाटोस कहा जाता है। तो यहाँ पर बात हुई थी इरोस की, तो इरोस जीवन मूल प्रवृत्ति से संबंधित है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हमारा चला जाएगा। प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। निम्न में किसमें अन्वेषण के ऊर्ध्व उपागम का उपयोग किया जाता है। केस अध्ययन, प्रायोगिकरण, सर्वेक्षण या फिर अंतर्दर्शन। बताना है ऊर्ध्व उपागम का उपयोग, तो वो किया जाता है साथियों केस अध्ययन में या केस स्टडी में। क्या इसको बोला जाता है, केस स्टडी या फिर केस अध्ययन। ठीक है, इसमें ऊर्ध्व उपागम का उपयोग किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। डैश अधिगम के प्राथमिक नियमों में से एक है। अभिव्यक्ति का नियम, प्रभाव का नियम, समानता का नियम या फिर सहचारी अंतरण का नियम। बताएं आप लोग इन 4 में से कौन सा अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल है। तो ध्यान रखिए साथियों, थॉर्नडाइक महोदय ने अधिगम के प्राथमिक नियम 3 दिए हैं। प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम और अभ्यास का नियम। तो इसमें देखिए प्रभाव का नियम दिया हुआ है, ये बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और 2 कौन कौन से थे, अभ्यास का नियम और तत्परता का नियम, ये भी आप ध्यान रखना। प्रश्न क्रमांक 10 कहा गया है व्यक्तित्व व्यक्ति के अंतर्गत उन मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। यह परिभाषा देने वाले कौन हैं। बताएं आप लोग यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा G.W. आलपोर्ट। इन्होंने यह परिभाषा दी थी 1937 में व्यक्तित्व के संबंध में। ठीक है, कि व्यक्तित्व व्यक्ति के अंतर्गत उन मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन होता है जो पर्यावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना क्या कहलाता है। संवेग, अभिप्रेरणा, कुंठा या फिर आक्रामकता। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा साथियों कुंठा। ध्यान रखना, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना कुंठा कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय डैश द्वारा दिया गया था। पावलोव, स्किनर, फ्रायड या फिर युंग। तो देखिए साथियों ध्यान रखना आप, युंग ने अचेतना को 2 भागों में बांटा है। पहला होता है व्यक्तिगत अचेतन, पहला क्या होता है व्यक्तिगत अचेतन, और दूसरा होता है सामूहिक अचेतन। दूसरा होता है सामूहिक अचेतन। तो यहाँ बात हुई थी सामूहिक अचेतन की, तो इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो साथियों इसमें हमने आज 12 महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस कर दिए हैं व्याख्या सहित। आपको क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताना, और वीडियो पसंद आया हो साथियों तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, जो भी आपके फ्रेंड हैं उनके साथ वीडियो को शेयर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको आने वाले समय में और भी नए नए वीडियो मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।